हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रीचा ठाकुर फ्रॉम बीएमएस फर्स्ट ईयर। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति के अपने विशिष्ट शारीरिक, शरीर क्रियात्मक एवं शरीर स्वभाव गुण होता है, जिसे उनकी प्रकृति का कहते हैं। प्रकृति मतलब कि प्रकृति मीन्स हर एक बंदे का स्वभाव स्वभाव जो आपको पता है कि हर एक बंदा सेम तो कोई नहीं होता, हर बंदा डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही हर बंदे की भी प्रकृति भी है जो डिफरेंट होती है। प्रकृति अर्थात व्यक्ति के मूल स्वभाव होते हैं। व्यक्ति के शरीर की रचना और मन की रचना का समावेश होता है प्रकृति के अंदर। प्रकृति के अंदर मतलब ये नहीं है सिर्फ शारीरिक वही आती है, प्रकृति के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों गुण आते हैं। जन्म से लेके उसके मृत्यु तक निरंतर रहने वाली गर्भोत्पत्ति काल में स्व स्व कारणों से उद्धृत उस शरीर के दोषों की स्थिति को प्रकृति कहते हैं। मतलब आपको पता है कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है ऐसा तो नहीं है वो चेंज हो जाता है। वो जब वो पैदा हुआ होता है तब से लेके जब तक वो हम खत्म नहीं हो जाते मृत्यु तक वो सेम ही रहता है। और मतलब प्रकृति सबकी अलग अलग की होती है, क्योंकि जिस टाइम गर्भ की उत्पत्ति होती है उस टाइम ऐसा तो है नहीं है कि सभी की माताओं की जो दोष की स्थिति होगी वो सेम होगी, तो किसी की डिफरेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग वो सबकी डिफरेंट होती है। ये सिर्फ माता पे नहीं है, इस पिता के उस पर भी डिपेंड करता है। प्रकृति के प्रकार। प्रकृति के दो प्रकार बोले गए हैं, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। देह प्रकृति को दोषज प्रकृति और मानस प्रकृति को गुणमयी प्रकृति बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि हर बंदे के अंदर सिर्फ दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, देह और मानस। देह प्रकृति के द्वारा वात आदि त्रिदोषों की उर्वरता के कारणों के आधार पर प्रकृति का विचार किया जाता है, तथा मानसिक प्रकृति के द्वारा सत्व रज तम इन मानसिक गुणों की उर्वरता के कारण निर्मित हुई व्यक्ति की मानसिक स्थिति या स्वभाव, इनका विचार किया जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि जो देह प्रकृति है उसके अंदर आता है वात पित्त कफ, एंड जो मानसिक होती है उसके अंदर आता है सत्व रज और तम। और आयुर्वेद में दो और प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। उसमें से जो सबसे पहली है वो है भौतिक प्रकृति और दूसरी है जातज सप्त प्रकृति। तो उसके बाद है भौतिक प्रकृति। ये व्यक्ति के पंच महाभूतों के प्रधानता का विचार किया जाता है। मतलब कि भौतिक प्रकृति किस पर डिपेंड होती है? जो हमारे पंच महाभूत होते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद है जातज प्रकृति। और अजातज प्रकृति में हम क्या किस चीज को लेते हैं? जाति, कुल, देश, काल, तत्व, बल एवं प्रतन आत्मदि आदि प्रकृति पर पड़ने वाले सप्त भाव का विचार किया जाता है। उसके बाद आगे देह प्रकृति पे। देह प्रकृति माता के गर्भ में शुक्र शोणित के सहयोग से गर्भोत्पत्ति होते समय वात आदि त्रिदोषों में से जिस दोष की प्राबल्य होता है उसके अनुरूप बनने वाली गर्भ की प्रकृति होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति गर्भावस्था में ही समदोष अर्थात त्रिदोषज प्रकृति के तथा कुछ कफज पित्तज तथा वातज प्रकृति के होते हैं। समदोषज प्रकृति के कारण सदैव स्वस्थ होते हैं, परंतु एक दोषज वातज प्रकृति के कारण व्यक्ति सत्तर रोगग्रस्त होते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि देह प्रकृति है जिस टाइम गर्भोत्पत्ति होती है उस टाइम शरीर में जिस दोष की प्रधानता होती है उसके अनुरूप मतलब उसके अकॉर्डिंग ही जो बच्चे की प्रकृति होती है उसे हम देह प्रकृति कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या गया कि किसी की बच्चे की जो प्रकृति होती है वो जन्म से ही समदोषित होती है। तो आपको पता है कि समदोषित जो प्रकृति होती है उसको सबसे अच्छी प्रकृति कहा गया है, तो उसको मानते हैं कि वो स्वस्थ रहता है व्यक्ति। देह प्रकृति के पर्याय क्या है? दोषज प्रकृति, शरीर प्रकृति और गर्भ प्रकृति। उसके बाद है देह
प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारण। तो ये 2 प्रकार के बोले गए हैं, गर्भाशय अंतर्गत भाव और गर्भाशय बाह्यगत भाव। तो अंतर्गत में है जो बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स होंगे वही, जैसे शुक्र की प्रकृति, शोणित की प्रकृति, गर्भाशय की स्थिति, माता आहार विहार। और बाह्यगत में और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे जाति, कुल, देश, काल, बल। उसके बाद बोला गया देह प्रकृति, शुक्र शोणित संयोगो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन। शुक्र शोणित के संयोग के समय शुक्र तथा शोणित में त्रिदोष जो अनुपात होता है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो गर्भोत्पत्ति के टाइम पे जिस दोष की प्रधानता होती है या कम होता है जो दोष, उसके अकॉर्डिंग ही देह प्रकृति बनती है। देह प्रकृति के 3 टाइप्स की बोली गई है, एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज। जो एक दोषज है उसको सबसे लोएस्ट में होती है, द्विदोषज मीडियम एंड त्रिदोषज जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब हाईएस्ट पे जो होती है। तो एक दोषज जो है ऐसे जिसकी सिर्फ वात ही होगी, उसमें भी डिफरेंस है कि जो वातज है वो सबसे हीन है, पित्तज मध्यम है और कफज उत्तम मानी गई है एक दोषज में भी। त्रिदोषज में आ जाता है जैसे वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात ऐसे। और त्रिदोषज मतलब वात पित्त कफ तीनों एक साथ। और प्रकृति के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति को के स्वस्थ रहने तथा रोगी होने की चिकित्सा पर औषध आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अतः आयुर्वेद के दोनों उपदेशों को पूरा करने के लिए प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो वातज वाला है वो हीन वाला है, तो हीन प्रकृति का मतलब है कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, वो बीमार पड़ता रहेगा। तो ऐसे ही उसको औषधि का अमाउंट भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर कफज वाला है तो उसकी प्रकृति अच्छी है तो हम उसे कम मेडिसिन की डोज से भी ठीक कर सकते हैं, पर जो वातज वाला है वो ज़्यादा बीमार होता रहेगा तो उसकी मेडिसिन की डोज भी उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करेगी। और आयुर्वेद का उद्देश्य ये है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी की चिकित्सा करना। तो ये उसके उपदेश को भी पूरा करता है कि जब हमें पता ही होगा उसकी प्रकृति क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। उसके बाद है वातज प्रकृति। तो देह प्रकृति के 3 टाइप में सबसे पहले आ गया वात प्रकृति, कि जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होगा उसके लक्षण कैसे होंगे। तो उसके पहले सबसे पहले शरीर रचनात्मक लक्षण, कि उसकी शरीर की बनावट कैसी होगी। और यहाँ पे लिखा है जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होता है वो पतला होता है और उसकी त्वचा रूक्ष, मतलब कि उसकी स्किन भी अच्छी नहीं होगी और वो पतला होगा। और जो उनके अगर वो पतला होगा तो इट्स मीन उनकी स्किन भी पतली होगी एंड तो उनके जो हाथ पैरों पे जैसे जिनकी वेन्स दिखती रहती है तो इट्स मीन कि वो वात प्रकृति वाले हैं। पैरों की पिंडियां जो उनकी मोटी होगी और इनके दांत रूखे, छोटे और अधिक होते हैं। और वात प्रकृति वाले की आंखें रूक्ष, गोलाकार, अनाकर्षित तथा भावहीन होती है और इनकी आंखें जो नींद में आधी खुली हुई रहती है। और इनका चेहरा जो है दूसरी शाम मतलब सांवले रंग के होते हैं ये। और इनके दाढ़ी के बाल भी रूक्ष मोटे होते हैं। तो आपको पता ही है वात का गुण क्या है, रूक्ष, तो वो तो दिखेगा ही आपको। तो यही है, आप वात के गुण के अकॉर्डिंग भी ये पता कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद है इसके क्रियात्मक लक्षण, कि ये काम कैसे करेंगे। तो इनकी आवाज आपको पता ही है, रूक्ष गुण मैंने आपको उसमें भी बताया है, रचनात्मक में तो क्रियात्मक में भी होगा। तो इनकी जो आवाज है वो रूखी, क्षीण, फटी भी होती है और ये मतलब कि फालतू की बेकार बातें करते हैं और भोजन भी तेजी से करते हैं। तो ये वही पेज आ गया। उसके बाद है तो ये खाना भी जल्दी खाते थे और ये शरीर की सारी काम भी जल्दी जल्दी करते हैं
और इनका शारीरिक बल अल्प होता है, क्योंकि पतले होते हैं तो उनका बल भी कम ही होता है। और इनकी दृष्टि अस्थिर और चंचल रहती है, चलते समय इनकी संधियों में से कट कट की आवाज आती है। और इनकी अग्नि जो है विषम होती है। विषम अग्नि अग्नि का मतलब होता है कि कभी अग्नि बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें कभी ज्यादा भूख लगेगी और कभी कम भूख लगेगी। और इन व्यक्तियों को जो है मधुर, अल्प और उष्ण गुण वाले आहार सातम्य होते हैं। इनसे शीत आहार, शीत वातावरण और ये सब कुछ सहन नहीं हो पाता। और इन व्यक्तियों को जो है नाखून खाने की आदत होती है। और ये किसी भी कार्य को शीघ्रता से शुरू करते हैं, मतलब क्रिया